नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री से 17 लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम इस वीडियो में 18th लेक्चर दैट इज ऑन कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए, एक प्लेलिस्ट बनी है वर्ल्ड हिस्ट्री का और उसमें लेक्चर्स देख लीजिए। अगर आप इस लेक्चर का PDF चाहते हैं तो वो श्रेयस बढ़िए नाम का जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप और भी लेक्चर्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लेक्चर्स के जितने भी सीरीज मैंने बनाए वो सभी के आपको वीडियोस और उसके लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। वहां पे मैंने लिंक दिए, उसे क्लिक कीजिए और आज ही अपना एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे कोई भी कोर्सेस को फ्री में उसे कंप्लीट कीजिए। तो आज हम जो लेक्चर अटेंड करने वाले हैं वो है कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कॉलोनियलिज्म अफ्रीका में किस तरह से है। जैसे कि आप जानते हो कि अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे कॉलोनियलिज्म आपको होते हुए दिखता है। तो ये कॉलोनियलिज्म जो था वो अफ्रीका में कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पे मेंस में क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे यूपीएससी के। उसके अलावा जितनी भी एग्जाम्स है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें जहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट देखने मिलेगा वहाँ भी इस पर से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन आया या फिर आपको कोई MCQ आया या जो भी है, तो अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी होती है। अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मैं आपको ये बता दूं, कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका यानी क्या, इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ यूरोपियन इंपीरियलिज्म इन अफ्रीका ड्यूरिंग 19th to 20th सेंचुरी। ये याद रखिएगा, देखिए अच्छे से, ये इंपीरियलिज्म कौन कर रहा था? अफ्रीका पे जो लोग रूल करने आए थे वो यूरोपियंस थे। और ये कब हुआ? तो 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ये देखने मिला, जब यूरोपियन पावर्स ने डिवाइड कर लिया पूरे अफ्रीका को और ऑक्यूपाई कर लिया अपने इंटरेस्ट के लिए। किसी का इंटरेस्ट था मार्केट किसी को होना था, वो मार्केट में कुछ गुड्स बेचना चाहते, किसी का इंटरेस्ट था रॉ मटेरियल, किसी का इंटरेस्ट था अफ्रीका से स्लेव ले जाना, किसी का इंटरेस्ट था रिसोर्सेस। सभी के अलग अलग इंटरेस्ट के चलते इन लोगों ने अफ्रीका को ऑक्यूपाई कर लिया और डिवाइड कर लिया। ये जो पीरियड था, दिस पीरियड वाज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अफ्रीकाज नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस थे सभी को यहाँ एक्सप्लॉइट किया गया। यूरोपियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो होता है, यानी गवर्नेंस अभी जो अफ्रीका का चलेगा वो यूरोपियन स्टाइल में चलेगा, ये भी चीज़ें होने लगी और यूरोपियन कल्चर और वैल्यूज़ को भी इन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया। इसी को कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका हम कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें आपको ये पता चला कि कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका का मीनिंग क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते तो हमें पता चलेगा कि क्या कारण थे, रीजंस क्या थे कि अफ्रीका में कॉलोनियलिज्म हुआ। तो रीजंस बिहाइंड द कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका वाज, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब होता क्या है, यूरोप जो है, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो उनको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनी थी। अब ये जो इंडस्ट्रीज बनी थी ये फिनिश्ड गुड बनाएगी, बट फिनिश्ड गुड के लिए इन्हें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो होंगे रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स जैसे कि इनको ज़रूरत पड़ने लगी, जैसे कि रबर हो गया, कॉटन हो गया, पाम ऑयल हो गया, और ये सब अफ्रीका में मिलता था। जब इन्हें ये पता चला कि ये सब चीज़ें अफ्रीका में अवेलेबल है तो ये अफ्रीका की तरफ अपना पूरा फोकस करने लगे। आगे हम बढ़ते तो हमें देखने मिलता है दूसरा रीज़न, अफ्रीकन कंट्रीज सो कॉलोनाइजेशन एज अ वे टू इंक्रीज देयर वेल्थ एंड पावर। देखिए, अगर आपको जितनी भी कॉलोनीज मिलती है, जितना भी वर्ल्ड का पार्ट मिलता है, उतना ही आपकी वेल्थ बढ़ती है, प्रॉफिट तो आप बनाने वाले हो और आपकी पावर भी बढ़ने लगती है। और यहाँ पे तो कंपटीशन चल रही थी यूरोप में, तो टू स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने अफ्रीका को कॉलोनाइज कर लिया। उसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज, जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन एंड फ्रांस सबसे ऊपर की कंट्रीज थी उस वक्त की। ये जो ब्रिटेन और फ्रांस थी, इन्होंने अपने कॉलोनीज में यही देखा कि हम सिविलाइजेशन लाना चाहते हैं और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते हैं। वो इस तरह के अफ्रीका जैसे अनसिविलाइज्ड पार्ट में जाने लगे और वो ये हमेशा कोशिश करने लगे कि हम सिविलाइजेशन को स्प्रेड करेंगे और हम क्रिश्चियनिटी को भी उसी के साथ साथ स्प्रेड कर देंगे। तो रिलीजन एक और कारण आपको यहाँ पे देखने मिलता है, जो थर्ड पॉइंट है इसमें। जैसे फर्स्ट पॉइंट में आपको रॉ मटेरियल देखने मिलता है, सेकेंड जो पॉइंट है उसमें आपको वेल्थ एंड पावर देखने मिलता है, थर्ड जो पॉइंट है उसमें आपको रिलीजन देखने मिलता है। तो चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं किस बारे में। यूरोपियन इंपीरियलिज्म वाज आल्सो मोटिवेटेड बाय कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन पावर्स। तो थर्ड में आपको क्या देखने मिलता है? थर्ड में आपको देखने मिलता है कंपटीशन। तो यहाँ पे सबके बीच में कंपटीशन लगी थी कि कौन सुपेरियर है, कौन सबसे ऊपर है। हर यूरोपियन पावर इस कंपटीशन में, जैसे कि हम कहेंगे कि डूब चुका था कि हम इसके ऊपर जाएंगे। तो कौन सबसे ऊपर रहेगा? जिसकी ज़्यादा कॉलोनीज रहेंगी अपने
राइवल से ज़्यादा वो सबसे महान कहलाएगा, वो कंपटीशन का विनर होगा, ये चीज़ें इनको लगने लगी थी। और एक मेन है कि कोलिंग स्टेशंस, जैसे हम कहेंगे कि उनको कुछ कोलिंग स्टेशंस बनाने थे, उनके स्टीम शिप्स चलती थी जो एक जगह से दूसरे जगह को लेके जाती थी। कुछ स्ट्रेटेजिक वाटरवेज थे जिससे वो गुड्स यहाँ से वहाँ लेके जाते थे। हम कहेंगे कि वो भी किस चीज़ के चलते, तो हम कहेंगे वाटरवेज के चलते, जैसे कि सुएज कैनल जो कि इजिप्ट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुएज कैनल यहाँ पे आपको देखने मिलता है। ये सुएज कैनल पहले क्या होता था, इनको ऐसा पूरा घूम के जाना पड़ता था जब भी ये एशिया में जाना चाहते थे। अब इनको क्या हो गया कि एक शॉर्टकट मिल गया, ये यहीं से आ सकते थे। बस प्रॉब्लम इतना था कि यहाँ थोड़ा सा लैंड थी, इसको इन्होंने आर्टिफिशियल कैनल में बदल दिया, यहाँ कुछ पानी डाल दिया और यहाँ से भी वो वाटरवे बना के जाने लगे। तो इनको इसके लिए इजिप्ट को कंट्रोल करना ज़रूरी होगा। यहाँ पे भी काफ़ी सारे पोर्ट आपको मिल जाते हैं स्टीम शिप्स के लिए, तो इसलिए वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जाने लगे। आप देख रहे हैं कैसे कैसे, ये जो आप देख रहे हैं बेल्जियम के, कुछ फ्रांस के हैं, कुछ जर्मनी के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के एरिया जो देखने मिल रहे हैं आपको रेडिश कलर में देखने मिल रहा है, इटली है, पोर्चुगल है, स्पेन है और बाकी कुछ इंडिपेंडेंट भी देखने मिल रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि काफ़ी सारे लोगों पे आके रूल करके गए हैं ये, तो यही हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो रीज़न है दैट इज़ कोलिंग स्टेशन। अगर आपको कभी आंसर में सब हेडिंग डालना हो तो आप इस तरह के सब हेडिंग्स डाल सकते हो, जैसे रॉ मटेरियल, वेल्थ एंड पावर, आप लिख सकते हो रिलीजन, कंपटीशन, कोलिंग स्टेशंस। और अगला हम कह सकते हैं कि डिज़ायर फॉर पॉलिटिकल प्रेस्टीज एंड नेशनल प्राइड। अब देखिए कि पॉलिटिकल प्रेस्टीज यानी क्या है, जितने एरिया पे आप रूल कर रहे हो पॉलिटिकली, वो पूरा आपका एक तरह से रेस्पेक्ट बनाता है पूरे वर्ल्ड में, आप सुपेरियर लगने लगते हैं। और नेशनल प्राइड भी आता है, आपके लोग प्राउड के साथ एक तरह से सिर उठा के जीने लगते हैं कि देखो हमारा देश कितना महान है, कहाँ कहाँ जाके रूल करता है। ये भी चीज़ें तब चल रही थी। और दूसरा है कि एक बिलीफ था, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अबाउट नेशनल प्राइड, नेशनल प्राइड ये आप डाल सकते हो इस पॉइंट में। एंड नेक्स्ट है सुपेरियोरिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, सुपेरियोरिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो हम ये भी कहते थे कि पहले यही कहा जाता था कि जो वेस्ट की कंट्रीज़ हैं, यानी हमारे वेस्ट में बोलो, अफ्रीका के वेस्ट में बोलो, ऊपर साइड बोलो, ये जितनी भी वेस्ट की कंट्रीज़ है ये सबसे ज़्यादा सुपेरियर है और उनको स्प्रेड करना अच्छा लगता था जो भी वेस्टर्न आइडियाज़ और वैल्यूज़ है उसको, तो उससे वो महान लगेंगे, ये चीज़ें इनको पता थी। तो सुपेरियोरिटी जो बनी हुई है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की उसको मेंटेन करना चाहते थे, इसलिए वो अलग अलग कंट्रीज पे आके रूल करते थे। सो दीज वर द रीजंस फॉर कॉलोनिज्म इन अफ्रीका, ये हमें पता चलता है। सो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो होगा राइज ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका में ये कॉलोनिज्म आया कैसे, ये ऊपर कैसे आया, सबसे पहले बढ़ा कैसे। तो ये जो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका था, तो ये जो है ये लेट 19th सेंचुरी में शुरू हो चुका था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो कम्पीट करने लगी थी अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए अफ्रीका में। जब उन्होंने पता चल गया कि अफ्रीका में रिसोर्सेस है, अफ्रीका में स्लेव्स है, अफ्रीका में हर चीज़ है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन लग गई कि अफ्रीका की सबसे ज़्यादा कॉलोनीज कौन हासिल करता है। यानी ये जल्दी जल्दी से क्विकली ये लोग फाइट करने लगे, मूव करने लगे अफ्रीका की तरफ, यही इसी को कहते हैं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। तो ये यहाँ पे शुरू हो चुका था। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों में इतनी रेस लग गई कि इन्होंने बर्लिन में कॉन्फ्रेंस बुलाया जो 84 से 85 के बीच में चला। ये जितना भी कॉन्फ्रेंस था ये यूरोपियन पावर्स ने बुलाया था और ये चाह रहे थे कि भाई देखो बिना लड़ाई झगड़े के किसको अफ्रीका का कौन सा पार्ट होना हम बांट लेते हैं। तो इन्होंने रूल्स बनाए पार्टीशन के लिए। सोचिए कितनी कॉमेडी चीज़ है कि वो पार्टीशन के लिए रूल बना रहे थे कि किसको कितना मिलेगा, ताकि हमारे झगड़े ना हो, और कॉलोनाइजेशन के लिए रूल बनेगा अफ्रीका के, और यूरोप का जो कंट्रोल होगा ओवर मच ऑफ द कॉन्टिनेंट पे ये किस तरह से फॉर्मलाइज किया जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे बर्लिन कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड कर लेते। बर्लिन जो आता है ये जर्मनी में आता है, तो ये चीज़ें यहाँ पे शुरू थी। तो आप सोचिए कितनी बुरी बातें थी कि इस चीज़ के लिए ये रूल्स और ये सब भी बना रहे थे। यूरोपियन पावर्स उसके बाद क्या करती है, बहुत सारे मीन्स जो है वो इसका इस्तेमाल करती है ताकि वो अपना कंट्रोल जो है वह अफ्रीकन टेरिटरीज पे बना सके। जैसे कि वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करती है, अपनी मिलिट्री लेके आएगी, उन पे अटैक करेगी, उन पे रूल करेगी, ट्रीटी साइन करेगी, या फिर लोकल पावर्स के जो स्ट्रक्चर है लोकल पावर्स को मैनिपुलेट करना शुरू करेगी। इस तरह के काम कहीं ना कहीं यहाँ पे उन लोगों ने किए थे। ये भी हमें पता चलता है राइज ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका में। इस तरह से बढ़ते गया जो कॉलोनिज्म था वो अफ्रीका में। अगली बात जो थी जिसने 4 चांद लगाए वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी। ये जितने भी यूरोप था, यूरोप में हम कहेंगे कि एक तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये और आगे तो बढ़ेंगे, ये और ज़्यादा हम कहेंगे कि और
सब कुछ लाएंगे, जैसे कि स्टीम शिप लेके आएंगे, मशीन गन्स लेके आएंगे, और यूरोपियंस जो है वो इजीली अफ्रीका को कॉन्कर कर लेंगे, अफ्रीका में इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, अफ्रीका को कॉन्कर कर लेंगे, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी ही इतनी थी। अफ्रीकन्स के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये भी एक प्रॉब्लम गया। और दूसरा है ट्रांस अटलांटिक, जो अटलांटिक रीजन है वहां पे इनको स्लेव के व्यापार होते थे, यानी उनको वहां पे स्लेव्स हासिल होते थे। अब ये कम होने लगा तो इनको स्लेव्स की और ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, और इनको पता चला कि अब हमें जो स्लेव्स मिलने वाले हैं वो इस अफ्रीका नाम के कॉन्टिनेंट से मिलेंगे। स्लेव यानी जिनको हम गुलाम कहते हैं, ये इनको पता चलने लगा। तो स्लेव के लिए भी ये लोग यहाँ पे आते थे, इनको लेबर मिलता था, जो लेबर है वो प्लांटेशन पे काम करते थे। प्लांटेशन पे काम करने के कारण ये लोग, इनको रॉ मटेरियल जो होता है इसका अच्छा यहाँ से उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था प्लांटेशन से, तो यहाँ से लेबर लेके जाते थे। तो ये भी एक चीज़ थी कि अफ्रीका में इस तरह से कॉलोनिज्म को बढ़ा रहे थे। सो दीज वर द रीजन बिहाइंड द राइज ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। सो अब जो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे वो है इवेंट्स ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। अफ्रीका का जो कॉलोनिज्म है यहाँ पे अलग अलग इवेंट्स हुए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो कॉलोनिज्म था अफ्रीका का, इसमें वायलेंस और एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यहाँ पे वायलेंस हुआ, यहाँ सब कुछ हुआ, क्योंकि यूरोपियन पावर्स जो थी वो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहती थी और लेबर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहती थी अफ्रीकन टेरिटरीज से। इन चीज़ों के लिए रिसोर्सेज के पीछे भागते हुए इन लोगों ने, हम कहेंगे कि वायलेंस भी किया वहाँ पे लोगों पे, और एक्सप्लॉइट भी किया वहाँ के लोगों को, लेबर लेके गए, लोग लेके गए, उनको स्लेव्स बनाया। यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो थे उन्होंने अपनी खुद की वैल्यूज और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पे लगाना शुरू किया। किन पे? तो हम कहेंगे अफ्रीका पे। अफ्रीका पे उन्होंने अपने खुद के वैल्यूज और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जैसा उनका चलता था वैसा लगाना शुरू किया। अफ्रीकन सोसाइटी को इन्होंने चेंज करना शुरू किया, लोकल कल्चर और कस्टम्स को इन्होंने बदलना शुरू किया, और अपना पूरा कल्चर और कस्टम्स या फिर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वहां पे लगाया। अफ्रीकन जो होते हैं इन्होंने कॉलोनियल रूल जो होता है इसके खिलाफ, हम कहेंगे कहीं ना कहीं आर्म्ड रिबेलियन भी दिखाएं। इन लोगों ने भी आर्म्स उठाए, इन लोगों ने भी रिबेल किया। इन लोगों के जैसे कि हम कहेंगे माजी माजी रिबेलियन तांजानिया में हुआ था। अफ्रीकन्स भी सब लोग तंग हो गए थे, तो वो तो करेंगे, अफ्रीकन्स भी इन चीज़ों से परेशान हो चुके थे, और ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो थे ये भी उन लोगों ने किए। जैसे हम कहेंगे आर्म्ड रिबेलियन के अलावा कुछ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, जैसे इंडिया में चले कुछ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, वैसे ही अफ्रीका में भी नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट हुए। जैसे कि हम कहेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाई गई अफ्रीकन कॉलोनीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका में। आपको पता है कि बाद में महात्मा गांधी जो थे इनका भी बहुत बड़ा रोल रहा था साउथ अफ्रीका में। सो हम कहेंगे कि इस तरह से चीज़ें चली, और अफ्रीका का जो डिवीजन किया था यूरोपियन पावर्स ने, उन्होंने इग्नोर कर दिया था एथनिक लिंग्विस्टिक। एथनिक यानी वही है कि उनकी जो रेस है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो उनकी लैंग्वेज है लिंग्विस्टिक उसके अकॉर्डिंग, या कल्चरल बाउंड्रीज जो है इसको इग्नोर करते थे। उनको पता होना चाहिए था कि जब हम आ रहे हैं तो इनकी एथनिसिटी अलग है, इनकी लैंग्वेजेस अलग है, इनका कल्चर अलग है, हमने ये चीज़ें इन पे नहीं डालनी चाहिए जो हमारी है। इस कारण वही होगा कि नेशंस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये भी चीज़ें यहाँ पे हुई, और एक्सप्लॉइट जो किए गए अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज, इस कारण हम कहेंगे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी यूरोप में ये बहुत ज़्यादा बढ़ी। अफ्रीका से नेचुरल रिसोर्सेज लेके जाते थे। एक एग्जांपल लेते हैं तो अफ्रीका से कोई एक रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, जैसे कि हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ रॉ मटेरियल्स पढ़े थे, जैसे कि आप कॉटन ले लो, कॉटन लेके जाएंगे और बहुत सस्ते में, और उसके बाद बहुत महंगे महंगे कपड़े बेच के बना के अपने इंडस्ट्रीज में इधर उधर बेचेंगे, जिससे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। तो अफ्रीका का नेचुरल रिसोर्सेज जो था उसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, और इस कारण हम कहेंगे इम्पोवरिशमेंट ऑफ अफ्रीकन कॉलोनी ये भी हुआ, यानी बहुत गरीबी आने लगी हम कहेंगे अफ्रीका में। इस इम्पोजिशन ऑफ क्रिश्चियनिटी को इन्होंने लगाना शुरू किया, वेस्टर्न एजुकेशन इन्होंने फैलाना शुरू किया। इस कारण वेस्टर्न आइडियाज और वैल्यूज जो है अफ्रीका में इन लोगों की, वेस्टर्न कंट्रीज की, वो फैलने लगी। इस कारण भी ट्रेडिशनल बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस जो होते थे अफ्रीका के, ये कहीं ना कहीं खत्म होने लगे। द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ये भी चीज़ें कभी काफ़ी अच्छी नहीं मानी जा रही थी। तो इस तरह के जो इवेंट्स है कॉलोनियलिज्म में अफ्रीका में, ये काफ़ी अच्छे इवेंट्स नहीं माने जा रहे थे, नहीं देखे जा रहे थे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते तो आपको देखने मिलता है इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। तो हमने अभी जो देखा वो था इवेंट्स ऑफ कॉलोनिज्म, अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म। ये जो कॉलोनिज्म था इसका आखिर अफ्रीका पे इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये पूरा जो यानी हम कहेंगे कि इम्पैक्ट था वो नेगेटिव था अफ्रीका पे, कोई भी पॉजिटिव इनको देखने नहीं मिला। क्योंकि देखिए कि इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, या सोसाइटी हो, या सोशल हो, इन लोगों का पूरा डाउनफॉल हुआ था हर चीज़ में।
तो हम यही कहेंगे कि ये इनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ था। इनकी जो लैंड है वो भी चले गई थी, रिसोर्सेस है वो भी यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के हाथ में चले गई थी, जिस कारण इन लोगों को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इन लोगों के रिसोर्सेस यहाँ से वहाँ लेके जा रहे थे और गरीबी जो है अफ्रीका में वो बहुत ज़्यादा आने लगी। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है हर चीज़ ये लोग लेके जा रहे थे। इतना ही नहीं तो ये लोगों को भी लेके जा रहे थे। सोचिए कितना बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट था। इम्पोज किया इन्होंने अफ्रीका यूरोपियन वैल्यूज एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जिस कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनने लगी। और आज भी काफ़ी सारे अफ्रीका के देशों में आज भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। इन मेनी अफ्रीकन कंट्रीज आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट हुए इनके, क्योंकि इन लोगों ने अपनी वैल्यूज लगा दी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लगा दिया। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए आपस में तो छोड़ दीजिए, बट हम यही कहेंगे आपस से ज़्यादा कि जो यूरोपियन लोग हैं उनके साथ इनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे। अफ्रीकन सोसाइटीज़ को इन्होंने फ्रैगमेंटेशन किया, यानी इन्होंने तोड़ दिया। और हम कहेंगे कि इरेजर ऑफ लोकल कल्चर्स एंड लैंग्वेज, लोकल कल्चर और लैंग्वेजेस जो थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने उसका सफाया करना शुरू किया। हम कहेंगे कि इस कारण जो आइडेंटिटी थी अफ्रीकन की ये लॉस होने लगी और सेंस ऑफ बिलोंगिंग फॉर मेनी अफ्रीकन्स ये भी जाने लगे। यानी जो भी चीज़ें कि मैं यहाँ का हूँ, ये मेरी जगह है, ये है वो है, सब कुछ जाने लगा। अफ्रीका की पूरी सोसाइटी ऐसा समझ लीजिएगा इन लोगों की हो चुकी थी। हम दूसरी कहेंगे कि यूरोपियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जब इन्होंने लगाना शुरू किया तो वहाँ पे ऑथोरिटेरियन रूल शुरू हो गए, यानी डिक्टेटर जैसे, या फिर हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी नहीं होने वाली चीज़ें, या फिर करप्ट गवर्नमेंट्स वाली चीज़ें, ये सब यहाँ पे होने लगी धीरे धीरे अफ्रीकन कंट्रीज़ में। और इस कारण इनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट जो किसी का नहीं सुन रही है, लोगों का नहीं सुन रही है, अपने अकॉर्डिंग काम कर रही है। दूसरी बात, करप्ट गवर्नमेंट्स भी यहाँ पे देखने मिल रही थी। इतना ही नहीं तो आगे हम कहेंगे एक्सप्लॉइटेशन जो किया गया अफ्रीका के रिसोर्सेज का, उस कारण एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन भी हो। उन्होंने पेड़ काटे, बहुत सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन किया, बायोडाइवर्सिटी खत्म हुई। जंगल के जंगल कटेंगे तो एनिमल्स कहाँ से रहेंगे, प्लांट्स, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इनके स्पीसीज खत्म होने लगे, जिस कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगा। और अगली बात, लीगेसी ऑफ कॉलोनिज्म, अगर देखा गया कॉलोनिज्म की जो लीगेसी थी आज भी अफ्रीकन कंट्री में देखने मिलती है। और बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज आज भी पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सोशल इनक्वालिटी से जूझ रही है। हम कहेंगे कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे गरीबी है, वहाँ पे आज भी कोई सरकार स्टेबल नहीं है उनके पास ना ही सोशल इक्वालिटी है। वहाँ पे सोसाइटी में उनको इनइक्वल ट्रीट किया जाता है, उन लोगों को अनइक्वल ट्रीट करने के अलावा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेसिज्म है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज भी अफ्रीकन कॉलोनीज में आपको देखने मिलते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, लीगेसी ऑफ कॉलोनिज्म, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लीगेसी ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा लीगेसी ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। तो आज भी आपको कॉलोनिज्म के इफेक्ट्स देखने मिलते हैं अफ्रीका में, यानी आज भी इट स्टिल फेल्ट इन अफ्रीका टुडे। क्योंकि जितने भी अफ्रीकन नेशंस हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंसेस जो भी कॉलोनिज्म के रहे हैं, यानी इनको जो एक्सप्लॉइट किया गया, जो इनइक्वालिटी इन्होंने देखी, जो डिवीजन कॉलोनियल रूल ने इनका किया, वो सब चीज़ें ये लोग आज भी फेस कर रहे हैं, ये हमें देखने मिलता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो बॉर्डर्स है और बाउंड्रीज हैं जो कॉलोनियल पावर्स ने बनाई थी, वो अफ्रीकन पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को कहीं ना कहीं एक शेप देती है। देखो कि बॉर्डर और बाउंड्रीज इन लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बनाई। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, ये जो सूडान है, ये जो एंग्लो इजिप्शियन सूडान है, ये पहले का है। आज आप देखोगे तो ये सूडान और इसके अलावा साउथ सूडान आपको देखने मिलता है। तो इसको जो इन लोगों ने बांट दिया ना, इस कारण इन दोनों में ही लड़ाइयाँ होने लग गई। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो कॉलोनीज थी उनकी बाउंड्रीज बांटी, और आज भी ये बाउंड्रीज के कारण जो बटे हुए देश है इनमें आज भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि किसका डोमिनेंस होगा, कौन सबसे आगे है। और काफ़ी सारे इश्यूज बाउंड्रीज को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेके हो, जैसे कि एग्जाम्पल है सूडान, ये भी मैंने आपको बताया। तो ये आज भी आपको देखने मिल रहा है। और इम्पैक्ट जो है कॉलोनिज्म का अफ्रीकन सोसाइटी और कल्चर में आज भी स्टडी किया जाता है, और आज भी ये बहुत डिबेटेबल इशू है, इस पर आज भी बहुत डिबेट चलता है। बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू भी करते हैं कि जो कॉलोनिज्म होता है इट ब्रॉट प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन टू अफ्रीका, ऐसे कुछ लोग कहते हैं, बट ऐसा दिखाई कम देता है। वहाँ बहुत सारे लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इस कारण कुछ नहीं हुआ, ना प्रोग्रेस हुआ ना ही मॉडर्नाइजेशन हुआ। जो भी हुआ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ, पॉलिटिकल करप्शन हुआ और सोशल इनक्वालिटी यहाँ देखने मिली। तो इन दोनों विचारों में से आप किस विचार को सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि कॉलोनिज्म के कारण प्रोग्रेस है, मॉडर्नाइजेशन है अफ्रीका में, या आपको लगता है
कि उस कारण कुछ और नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पॉलिटिकल करप्शन हुआ और सोशल इनइक्वालिटी आज देखने मिल रही है, तीनों चीजें। तो आज अफ्रीका में क्या देखने मिल रहा है कॉलोनिज्म के कारण, ये आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे काफी खुशी होगी आप लोगों के कमेंट सुन के, आप लोगों के विचार देख के। तो ये था लीगेसी ऑफ कॉलोनिज्म इन अफ्रीका। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नथिंग बट द कंक्लूजन। किसी भी चीज का कंक्लूजन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम यही कहेंगे कि वाइल द कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका ब्रॉट न्यू बेनिफिट्स, काफी सारे बेनिफिट मिले, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन स्प्रेड हुआ, थोड़ा बहुत उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के मिला, बट इस कारण हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स का भी काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट भी वहां पे बनी जो किसी की नहीं सुनती है, ना डेमोक्रेसी देगी ना कुछ देगी, लोगों को ना सुनने वाली। ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर जो और है और वैल्यूज जो है ये भी कहीं ना कहीं सप्रेस की गई, ये भी कहीं ना कहीं खत्म होने लगी। लीगेसी जो है कॉलोनिज्म की इन अफ्रीका में वो आज भी फील की जा सकती है बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे कि इश्यूज को लेके पॉवर्टी का इशू है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है। इस तरह का आप बेस्ट कंक्लूजन दे सकते हैं जिसमें आप दोनों भी चीजें बता सकते हो। बट आप सबसे ज्यादा किन चीजों को सपोर्ट करते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो इस तरह का हमारा जो लेक्चर रहा आज का वो रहा कॉलोनिज्म इन अफ्रीका पे, और आपको रेगुलरली लेक्चर्स मिलते रहेंगे। बस आप वीडियोस को लाइक करना ना भूले, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बना सकूं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी काफ़ी सारी आप इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं, नॉलेज आप वहाँ से भी गेन कर सकते हैं। सो चलिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।